दोस्तों ये है लखनऊ का बैकुंठ धाम। दोस्तों हम अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में न जाने कितनी बार यहाँ पर आ चुके हैं। निश्चित रूप से आप भी यहाँ पर कई बार आए होंगे। अमूमन ये हमारे मन में सवाल आता है कि जब हमारा अंत समय आएगा तो वो कैसा होगा, हमारे बच्चे हमारे साथ में होंगे या नहीं होंगे। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के बैकुंठ धाम में, और मेरे इस वीडियो क्लिप में जिन महिला शख्सियत को आप देख रहे हैं, आप है वर्षा वर्मा जी। वो शख्सियत, वो हस्ती लखनऊ की जिन्होंने ना जाने कितने ही लोगों के अंतिम संस्कार में उस समय प्रेजेंट हुई जब उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा था दोस्तों। और आप सोच रहे हैं मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ऋषि। और मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का खैर मकदम है। हिंदी में कहें तो बहुत बहुत स्वागत है। नॉर्मल से टाइम पे जब क्रिमेशन होता है, जब डेड बॉडी जाती है, तो आजकल लोग खड़े नहीं होते साथ में। तो आप सोच के देखिए, एक ज़माना रहा होगा कोविड में, जब कितनी ही डेड बॉडीज़ जिनका पता ही नहीं था कौन कहाँ है। स्वागत है लखनऊ की सोनू सूद वर्षा वर्मा जी का। और मैंने आपको वीडियो दिखाया जिसमें मैम जो है वो डेड बॉडी को क्रीमेट करती हुई नज़र आ रही हैं आप सबको। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। थैंक यू सो मच। मैम आपको सबसे पहले नववर्ष 2023 की बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को। और मैम मेरे इस छोटे से चैनल को इंटरव्यू देने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपके बारे में आप ही से जानते हैं मैम। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जब आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए? बिल्कुल जी। एक सेवा है और जी। एक अंतर्मन से जब आवाज़ उठती है आपको कुछ करने के लिए, जी। तब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। और दूसरी बात आपने कहा कि आपको ये जानना है कि हाँ। कौन सी ऐसी चीज़ थी या कौन सा ऐसा वाकया था जिस चीज़ ने हमको प्रेरित की। वो पहला वाकया मेरा मैम। बिल्कुल, मेरे जीवन में कई सारे अलग अलग पड़ाव आए जी। हैं। जब चौक स्टेडियम के मैदान को हमारी ज़रूरत थी तब हम वहाँ पे थे। मैं राष्ट्रीय स्तर की जूडो चैंपियन हूँ और नेशनल लेवल तक मैंने खेल रखा है। मैं नेशनल लेवल की चैंपियन रही हूँ। और जब तक उस मैदान को या समाज को, देश को हमारी ज़रूरत रही, तब तक मैं उस क्षेत्र में रही। और अब उसी चीज़ को मैंने छोड़ा नहीं है। उन चीज़ों को मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के रूप में ऑल ओवर यूपी, अगर मुझे कहीं से भी कोई स्कूल से, कॉलेजेस से मुझे कोई बुलाता है, कोई प्रिंसिपल बुलाती हैं, कॉल करके बुलाती हैं कि आप सेशन दे दीजिए, तो मैं डेफिनेटली स्कूल में जाती हूँ। बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, आत्म सुरक्षा के गुण सिखाती हूँ बच्चों को। बहुत अच्छी बात है मैम। ये तो बिल्कुल बेटियों को तो सीखना भी चाहिए। बहुत मस्त हो गया ना मैम। फिर उसके बाद में एक अगला पड़ाव आता है कि जैसा, चूंकि बचपन से ही मैं देखती आ रही थी अपने परिवार में एक सेवा भाव था हमारे फैमिली में। कई चीज़ें मैंने ऐसी देखी जो उस समय बड़ा झकझोर दिया करती थी। समझ में नहीं आता था क्या करें, मैन पावर नहीं हुआ करती थी फाइनेंशियली। एक बच्चा कितना स्ट्रांग होता है फाइनेंशियली, तो वो सारी चीज़ें आड़े आती थी। लेकिन फिर भी मुझे याद पड़ता है कि जब हम स्कूल से आते थे, और मेरे ख्याल से 13 या 14 वर्ष की आयु होगी उस समय हमारी, स्कूल से आने के बाद में जनरली बच्चे क्या करते थे कि भागते हैं खाने के लिए, खा करके फिर खेलने के लिए भाग जाते हैं। हम 4 भाई बहन थे, और मैं खाने के बाद मेरा रुझान रहता था कि अगर परमिशन मिल जाए तो मैं भाग के चली जाऊं जो नियरेस्ट हमारे, चूँकि मैं चौपटियाँ चौक के पास एक क्षेत्र है लखनऊ में, तो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो भाग करके मैं मेडिकल कॉलेज जाती थी। अच्छा। हाँ, वहाँ पे कोई ऐसा बहुत कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी एक बड़ा मज़ा आता था कि किसी के लिए जूस ले आना, किसी के लिए रिपोर्ट्स कलेक्ट करके ले आना, किसी के पैर दबा देना, तीमारदारी करना वहाँ हॉस्पिटल में जा करके अंदर। तो कभी और ये 14 साल की वर्षा जी कर रही थी। हाँ, ये 14 वर्ष की जो वर्षा थी, हम लोग तो सोचते भी नहीं थे बारे में। तो ये बहुत मज़ा आता था मुझे। इसके बाद जो समय मिलता था वापस जा करके अपने फैमिली में भाई बहनों के साथ में खेलती या अन्य कार्य जो भी कर पाते थे। तो ये एक पड़ाव रहा। इसी ने मुझे धीरे धीरे झकझोरा। फिर मेरी बिटिया अभी 11th स्टैंडर्ड में है। वो अक्सर मुझसे ये कहती है जब हम उसके साथ गाड़ी में होते हैं कि मम्मी तुम्हें ही क्यों ये रोड साइड ऐसे लोग दिख जाते हैं, डेस्टिट्यूट पीपल्स क्यों दिख जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया उन्होंने। हाँ, बिटिया पता नहीं उसके जहन में आया होगा कि इतने हज़ारों लाखों लोग दिन भर ऐसी रोड से चलते हैं, सड़कों पर चलते हैं, लेकिन तुम्हें ही ऐसा क्यों दिखते हैं लोग, कोई और दूसरे लोगों को क्यों नहीं दिखते हैं। बहुत सिंपल सा है। जब आप कुछ करना चाहते हैं, आपके अंतर आत्मा से कोई एक आवाज़ जब उठती है, जब आपको लगता है कि हाँ मुझे उस तबके को मदद पहुंचानी है जिनका वाकई में कोई नहीं है, तो
ये कनेक्शन होता है। ये connection मैं मानती हूँ, मेरा एक कनेक्शन है ऐसी चीज़ों से, ऐसे व्यक्तियों से। तो पता नहीं क्यों लिटरली मुझे भी ऐसे व्यक्ति छूट नहीं पाते। मैं जिस भी रोड पे होती हूँ दिख ही जाते हैं, छूटते नहीं है। दिखते आपको भी हैं, दिखते सबको हैं, सही बात। लेकिन कितने लोग रुकते हैं ये इम्पोर्टेंट, ये मैटर करता है मैम, ये इम्पोर्टेंट। और कितने लोग रुक करके वीडियो बनाते हैं और कितने लोग उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। वो तमाशा देखने वाले तो बहुत सारे हो जाते हैं। हाँ, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, आप वायरल भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें वायरल होती रहती हैं। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे ही तबके पे मेरा एक बचपन से रहा कि जो डेस्टिट्यूट पीपल्स हैं, जो बिल्कुल लावारिस हैं, जिनको लोगों ने छोड़ दिया है बुजुर्ग अवस्था में, या मानसिक रूप से जब आप विक्षिप्त हो जाते हैं, या आप किसी बीमारी से ग्रसित हो गए और घर वालों के पास पैसा नहीं, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये जो डेस्टिट्यूट होते हैं जन्म से नहीं होते हैं भाई, जन्म लिया है तो आपका कोई ना कोई तो परिवार होगा ही ना। तो जन्म से नहीं होते हैं ये डेस्टिट्यूट, ये बन जाते हैं, उनके अपने प्रारब्ध हो कह लीजिए, या कुछ भी जो भी है वो बन जाते हैं। तो वो जो बन जाते हैं, मुझे इसी चीज़ पे वर्कआउट करना था, इसी चीज़ पे अपनी सेवा देनी थी कि ठीक है, हो सकता है आपका जो एक लंबे समय से आपने एक लावारिश का जीवन जिया हो, लेकिन अंत समय मेरा ये वादा है पूरी लखनऊ की जनता से कि अगर कोई भी लावारिश व्यक्ति अंत समय में मुझ तक बात आती है तो अंत समय मेरा कंधा उनके साथ होगा और वो लावारिश नहीं कहलाएंगे। उनके कंधे उनके परिवारजन के ही कंधे आप समझिए, और वो कंधे आपके हैं, और वो लावारिश जब आपके कंधे किसी के मिल जाते हैं किसी को, तो लावारिस नहीं कहलाता है। आज की डेट में हम लोगों ने देखा कि बेटे तक जो है वो संस्कार करने से डरते हैं, जहां आप सामने खड़े हुए हो। तो ये फादर क्या करते थे मैम? आपके फादर का क्या सपोर्ट रहा उस समय? 14 में आपने स्टार्टिंग किया। हाँ, मेरे फादर गोल्ड स्मिथ है, मम्मा मेरी हाउसवाइफ थी, और दोनों के अंदर मैंने समाज सेवा की कई चीज़ें जो बचपन से देखते आए थे। जैसे कि मैं बताऊं, जो मेरा घर ओल्ड लखनऊ में है वो काफ़ी बड़ा था, तो मैंने अपने पिताजी को बचपन से ये देखा कि सबसे पहले बोरिंग हमारे ही घर में लगी थी, मुझे याद पड़ता है। अच्छा। बहुत मुझे बोरिंग का मतलब भी नहीं पता था तब थी। तो पापा ने एक टैप स्पेशली बाहर की तरफ लगवा रखा था, तो उससे पूरा जो आसपास के जितने लोग थे सब लोग पानी उससे, हाँ, तो पानी की सेवा भी एक अपने आप में बहुत बड़ी सेवा होती है। और दूसरी एक बड़ी सेवा मैंने चूंकि बचपन से पापा मम्मी की जो वो ये देखी कि घर बड़ा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक बड़े घर का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है ये बड़ी बात होती है। आपके पेरेंट्स ने आपको एक बहुत महंगा लहंगा आपकी शादी में दिलवा दिया, आपने उसको पहन लिया, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस शादी के महंगे लहंगे को आपने कैसे आगे समाज में प्रेरित किया, इंस्पिरेशन बना, वो मैं आपको बताती हूँ। वो मैंने अपने मम्मा पापा से देखा, क्योंकि बचपन से वो सीखा। पापा पूरा घर जो गरीब लड़कियां होती थी उनको दे देते थे। आप विश्वास जानिए, हमारा बेडरूम, हमारा ड्राइंग रूम, हमारा किचन, हमारी लॉबी, हमारी छतें, 3 मंजिले हमारे जो 3 मंजिला घर था, 3 मंजिला हमारा घर पापा शादियों में दे देते थे, उन गरीब लड़कियों को शादियों में दे देते थे। मेरी माता जी अपना वो शादी का लहंगा उन गरीब लड़कियों को खुद से पहनाती थी, पूरा मेकअप का उनका खुद से करना, मेहंदी लगाना मम्मी खुद करती थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी। सिर्फ लोग मुझसे पूछते हैं कि समाज सेवा के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होती है। आप विश्वास जानिए, अगर आपके यहाँ पे है समाज सेवा और आपके यहाँ पे है समाज सेवा, तो कोई पैसे की जरूरत, पैसे मायने नहीं रखते। पैसे, हाँ बिल्कुल। शुरुआती तौर पे अगर मैं कहूँ तो मेरे पास 14 वर्ष की आयु में मेरे पास कितना पैसा था, लेकिन एक रुझान था, एक जज्बा था, एक लगन थी कि नहीं मुझे कुछ करना है। उस समय आप ये समझिए कि मैंने लावारिश व्यक्ति को उठाया अस्पताल ले जाने के लिए, कन्वेंस के लिए। उस समय मेरे पास कोई गाड़ी तो हम ड्राइव नहीं कर पाते थे, या किसी लावारिश को जब जिसकी गैंगरिंग जैसा पेशेंट होता है या टीबी, तो उसको आप 2 व्हीलर पे नहीं बैठा सकते हैं। 14 वर्ष की आयु में खैर मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, तो उसके लिए कन्वेंस के लिए सबसे पहले पैसा ज़रूरत होती है। फिर आप उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, भले आप सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट कराएं, बावजूद उसके आपको पैसे की तो ज़रूरत हर कदम पे पड़ती है। तो पैसा ज़रूरत होने के बावजूद भी अगर मैंने उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कराया, तो कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाला डेडिकेशन था, एक लगन थी जो हम चीज़ें करा ले जा पा रहे थे।
फिर धीरे धीरे जब डेस्टिट्यूट पे मेरा ये सेवाएं चलने लगी, जब आप किसी की सेवा करते हैं निरंतर जी, तो आपके मन में एक लगाव आ जाता है उस पेशेंट को लेकर। बिल्कुल सही बात है। और फिर आप अपनापन आ जाता है उससे। एक अपनापन। भाई एक माँ अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार क्यों करती है? सही बात। वो समय से खिलाती है, पिलाती है, परवरिश करती है, उसकी पॉटी साफ करती है, उसको उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। तो ठीक इसी तरह से हमारे पेशेंट होते हैं, वो पूरी तरह से किसी भी काम के लिए सक्षम नहीं होते हैं, तो उनके सारे दैनिक कार्य जब हम करा रहे हैं तो एक हमारा जो अटैचमेंट बन जाता था। और दो चीज़ें होती हैं कुछ समय के बाद, या तो पेशेंट ठीक हो जाता है और या तो उसकी मृत्यु हो जाती है। पेशेंट ठीक हो गया तो वापस उनको सड़कों पर ना छोड़ करके हम लोग उन्हें वृद्धाश्रम या अलग अलग शेल्टर होम में शिफ्ट कर देते हैं। और दुर्भाग्यवश अगर पेशेंट नहीं ठीक हो पाता है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जब उनका जो लास्ट राइट होता था, क्रिमेशन का अधिकार, वो नहीं मिलता था, वो मन में बहुत झकझोरती थी। अच्छा। कि हाँ, तो ये चूंकि आपने पूछा ना कि कैसे चीज़ें लाइन अप हुई हैं सारी, तो मैं आपको बताऊं तो वो चीज़ झकझोरती थी कि जब एक परिवार का बच्चा अधिकारी होता है अपने पेरेंट्स का डेथ के बाद लास्ट राइट का, क्रिमेशन का उसे ही अधिकार होता है, तो एक मन में ये भी उठता था कि अब चूंकि इनका कोई परिवार नहीं है, मैं ही उनका परिवार हूँ, तो लास्ट राइट मुझे ही मिलना चाहिए। एक ये चीज़ दिमाग में आने लगी। फिर इस पे भी ये आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा मैम। क्योंकि जब डेस्टिट्यूट कोई भी किसी की डेथ हो जाती है, डेस्टिट्यूट पीपल्स की, तो उनको 72 घंटे रखा जाता है, मॉर्चरी में रखा जाता है, फिर पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद में उनका ये पूरा एक प्रोसेस है। ये नियरेस्ट थाने में उनका चस्पा की जाती है नोटिस उनकी तस्वीर के साथ, ताकि कोई किसी को क्लेम करना है तो क्लेम कर ले। एग्जैक्टली। अगर उस बीच 72 घंटे के बीच में अगर बॉडी कोई क्लेम करने आ जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर अपने उनके तरीके होते हैं, उन तरीकों को हमने भी अपनाया। और अब अलग अलग अस्पतालों से मेरे पास स्वयं कॉल आ जाती है कि ये बंदा ना सिर्फ डेड बॉडी को क्रिमेट करने के लिए, इनफैक्ट बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके लिए अस्पताल की अगर गाड़ियाँ बिजी होती हैं, या जो अस्पताल में जो पेशेंट्स होते हैं, या शव वाहन की जिसकी ज़रूरत होती है, तो न सिर्फ हम क्रिमेट करते हैं बॉडीज़ को, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में निःशुल्क शव वाहन एवं निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवाएं भी निरंतर दी जा रही हैं हमारी संस्था के द्वारा। और इन सब का रिकॉर्ड रहता है हमारे पास, ताकि कल को कोई भविष्य में कोई ऐसी बात नहीं हो जाए तो हमारे ऊपर कोई उंगली उठे, या संस्था पर जो जी जान से बढ़ाई गई है कोई उंगली ना उठे, उन सारी चीज़ों का ये आप देख सकते हैं। इस तरह की हर केस की मेरे पास फाइल, अच्छा, रिकॉर्ड फाइल ये पर केस का सारे रहते हैं हमारे पास। अगर मैंने दिन में 10 केस किए, 5 किए, 7 किए, तो हमारे पास उन सारे केसेस का रिकॉर्ड रहता है, चाहे वो डेथ का हो, चाहे वो पेशेंट का हो, चाहे डेस्टिट्यूट बॉडी का हो, या कोई भी। जैसा कि हमारी संस्था की टैगलाइन है कि किसी भी वास्तविक सेवा के लिए आप संपर्क करें। सही बात तो उसमें हमारा एजुकेशन भी आ जाता है, उसमें हमारा मेडिकल लाइन भी आ जाता है, उसमें रोजगार भी आ जाता है। सैकड़ों ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी परिवार हैं जो कोरोना के बाद या कोरोना से पहले या किसी कारणवश जिनका रोजगार छिन गया या घाटा हो गया या कोई भी ऐसी बात हो गई, नौकरी छिन गई, तो फिर इंसान एक गलत राह के लिए सोचने लगता है। हाँ, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हाँ भाई, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है, और जब उसको चारों तरफ कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो निराशा में वो गलत स्टेप लेने की कोशिश करता है, सुसाइड के लिए सोच लेता है। तो ऐसे परिवारों पर भी हमारा रहता है कि उन परिवारों पर भी हमारी निगाह रहती है कि ऐसे परिवार जिनको थोड़ा सा अगर उन्हें पुश कर दिया जाए, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया जाए, तो वो एक गलत रास्ते पे चलने से बच जाएंगे। तो उनको छोटे छोटे रोजगार से जोड़ दिया जाता है। सबसे पहले उनको खाने की चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि जब तक आपका पेट भूखा रहेगा आपका दिमाग काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। जब उनका पेट भर जाता है फिर उनको हम लोग विश्वास में लेते हैं। विश्वास में लेने के बाद में उनको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि ठीक है, 1 महीने तक का तो हम आपका सबसे पहले जो बेसिक नीड है आपकी, वो पूरी कर देते हैं, राशन की। हाँ, तो राशन उनको 1 महीने का प्रोवाइड करा के उनको जिस भी काम में रुझान होता है उनको छोटे से रोजगार से जोड़ दिया जाता है। अभी
रिसेंटली मुझे लगता है अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, एक महिला थी, जानकीपुरम साइड की हैं वो, मैं इस पे नाम नहीं लेना चाहूँगी। नहीं बिल्कुल, आप नाम ना बताएं। हाँ, और अभी उनके रिसेंटली उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए थे और उनका एक 13 साल की बिटिया और एक मेरे ख्याल से 2 साल का भी नहीं है, वो बच्चा अभी गोद में ही है। तो अब उनके सामने बड़ी विपदा पड़ी थी कि ठीक ठाक सारी चीज़ें चल रही थी, उनके हस्बैंड नौकरी में थे और ये बच्चे ही संभाल रही थी और अचानक से उनके हस्बैंड क्योंकि एक्सपायर कर गए, तो अब वो भी कुछ ऐसा नहीं सोचती, फिर गलत ना सोचती या उनका समाज में मिसयूज़ नहीं होता, क्योंकि महिलाओं के साथ अक्सर ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर हम लोगों ने हम वर्कआउट किया गया कि उन्हें किस चीज़ में रुझान है, वो क्या चीज़ करना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं खाना आना बनाने में उनका रुझान रहता है, तो उन्होंने कहा एक फास्ट फूड सेंटर हमारा वो ओपन करवा दे। तो जानकीपुरम चौराहे में भवानी बाजार में मैंने अभी उनको एक फास्ट फूड सेंटर अभी ओपन करके दिया है। तो वो क्लिपिंग है मैम हमारे साथ, एक नज़र मार लेते उस पर भी। फाइनली वो शुभ घड़ी आ गई, जैसा कि मेरा वादा था आप सभी लोगों से। ये देखिए, शुभी फास्ट फूड कॉर्नर। मेरा आपसे वादा था ना, जन्मदिन पर एक ज़रूरतमंद महिला को मुझे रोज़गार दिलवाना था और अभी हम लोग आ करके ये देखिए हम लोगों ने इनकी दुकान सजा दी है। आप सभी आए और हमारे हाथ की चाय और मैगी खाएं। जानकीपुरम में जब आप भवानी बाजार आते हैं, ये आप बिल्डिंग देखिए, ये है भवानी बाजार की ही बिल्डिंग है। जब आप इधर की तरफ आते हैं तो बिल्कुल यहीं इसके भवानी बाजार के बिल्कुल ऑपोजिट में ही ये स्टॉल है इनका। हमारी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप, चूँकि ये ज़रूरतमंद महिला हैं, इन्हें हाथ ना फैलाना पड़े और ये स्वाभिमान की ज़िंदगी जी पाएँ, तो इन्होंने अपना स्टॉल खोला है। तो आप सब लोग इनके स्टॉल से एक बार चाय ज़रूर पीजिए। हाँ, ये देखिए, तो पहली चाय यहाँ की बन चुकी है। चलो ये देखो, ये पहली बोनी, क्या बात है, भगवान जी इसको माथे पे लगाइए, पहली बोनी बहुत बड़ी। स्टार्टिंग में मैंने कहा कि चाय, बन मक्खन, मैगी और पकौड़ी जैसा ही चीज़ों का आप शुरुआत कीजिए और जैसे जैसे आपकी चलती जाएगी वैसे आगे आप ऐड ऑन करते रहो। छोला चावल या जिन चीज़ों में वो आप बनाना चाहें या वहाँ की जो डिमांड होगी उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो इस मैं तरीके से बता आप रही थी हेल्प कर रहे हो आपको, सबकी। हाँ मैं ये बता रही थी कि बहुत पैसे की जरूरत नहीं होती है, आपको ना दिमाग लगाने की जरूरत है, या जो आपके टर्म्स हैं, आपके 10 अगर टर्म्स में अस्पताल में है, डॉक्टरों से है या किसी अलग अलग ऑफिसेज में है, तो आप ये समझिए कि हर जगह पैसे की जरूरत नहीं होती है। आपके पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि आपके एक फोन कॉल पे चीजें हो सकती हैं। हो सकता है आप किसी ऑफिस में एक ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिनके अंडर में अभी स्टाफ की जरूरत हो और आपके पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो आपको एक फोन कॉल ही तो करना है, उसमें आपका पैसा नहीं लग रहा है, कोई पैसा नहीं तो लेकिन तब भी इंसान ये सोचता है कि ये मैं फोन कॉल क्यों करूं, हम अपने लिए बचा के रखते हैं सारी चीजें, अपने लिए कहाँ काम आती हैं। सब लोग अपने बारे में सोचते हैं। एग्जैक्टली, तो सारी चीजें अपने लिए कहाँ काम में आती हैं। सेकेंड वेव में भी देखिए यही हुआ, लोगों ने अपने घरों में स्टोर कर लिया, सिलेंडर सामान स्टोर करने लगे। अब लेके आपको पता है कहीं पे मार्केट में त्राही त्राही सिर्फ इस बात के लिए, ऐसा कोई कमी नहीं थी, लेकिन त्राही त्राही इसलिए मची क्योंकि जो सक्षम लोग थे उन्होंने अपने घरों में स्टोर कर लिया और विश्वास जानिए उनके भी काम नहीं आया। हाँ, सही उनके भी काम नहीं आया और बाहर वालों के भी काम नहीं आया। इस कश्मकश में नज़ारे कितने लोगों ने अपनी जानों को गंवा दिया है। तो हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बहुत स्टोर करके क्या करेंगे, आपने ये सोचा कि ये मैं फ़ोन कॉल क्यों करूं, हो सकता है मेरे परिवार में किसी की जरूरत कल के मुझे पड़े, सबके लिए सब कुछ कहाँ होती है ज़रूरी चीज़ें। तो आपने एक फ़ोन कॉल कर दिया, उसको नौकरी मिल गई, उसका परिवार चल पड़ा, उनकी रिक्वायरमेंट थी स्टाफ की तो उधर भी फुलफिल हो गया, वो भी पूरी हो गई। तो ये एक सोच की बात है और मुझे लगता है कि सिर्फ एक सोच बदल जाए अगर समाज में लोगों की, तो जो ये तस्वीर है वो और भी बेहतर हो, अपने आप बदल जाएगी। डेफिनेटली बदलेगी, डेफिनेटली बदल जाएगी। ऐसे ही हर क्षेत्र में है। वृद्धाश्रम से मुझे लगातार कॉल आती हैं। अब वृद्धाश्रम से कुछ समय पहले मेरे पास मेहरा जी की जब कॉल आई तो उन्होंने कहा मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे राम मनोहर लोहिया में दिखवाना है। मैंने कहा ठीक है आप आ जाएं।
अब चेस्ट पेन में उन्होंने बिल्कुल एहसास नहीं किया होगा कि उनको उनके 3 ब्लॉकेज हैं और स्टंट पड़ने हैं, एक नहीं 2 नहीं 3, अच्छे परिवार के लोग झूल जाते हैं 3 स्टंट अगर अचानक किसी के डलवाने हो। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, उस समय तो और बिल्कुल भी नहीं था, कोरोना के टाइम पे? नहीं कोरोना से पहले की बात है। मैं आपको ये सिर्फ आपको इसलिए मैं आपको ये सारी स्टोरी साझा कर रही हूँ कि मैं आपको ये बता सकूं कि अगर आप करना चाहते हैं तो जब एक डायलॉग है ना शाहरुख खान का कि जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ होती है। Exactly, तो एग्जैक्टली वो डायलॉग यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है। मेरे पास कोई ऐसा 2.5-3 लाख रुपए नहीं थे और डॉक्टर ने बताया कि इनके 3 स्टेंट पड़ने हैं, 2.5 लाख रुपए का मोटा खर्चा आ रहा है। इतना तो आएगा। और ऊपर का जो आएगा दवाई का, आप ये समझिए 5,500 से 6,000 की तो उनकी हर महीने की दवाइयां हैं जो डॉक्टर तो नहीं बता सकते ना। हाँ, मैं रिलेट कर सकता हूँ मैम, मेरे फादर का भी वो हुआ था, हार्ट अटैक आया था उनको, तो हमने बत्रा हॉस्पिटल में कराया था। एग्जैक्टली, तो ये दवाइयां जीवित प्रयत्न चलेंगी तो हाँ। लेकिन ये मैंने तय कर लिया था कि आया है ये केस तो जाने नहीं देंगे। उसके बाद में हमने क्या किया, बहुत एक छोटा सा मैसेज सोशल मीडिया पे मैंने वायरल किया उनकी तस्वीर के साथ, उनकी रिपोर्ट्स के साथ, अच्छा। प्रूफ। तो यही मेरे काम करने का तरीका, यही मेरी सेवाएं करने का तरीका है। सही बात। क्योंकि मैं 2.5 लाख रुपए कहाँ से लाती हूँ सेवाओं के लिए। तो जब लोगों ने ये जाना कि ये जेन्युइन केस है, मेहरा जी के बारे में लोगों ने जाना, उन्होंने एक अपील की कि आप हम सब लोग मिलकर के मेरी मदद कीजिए। तो सोशल मीडिया पे चीजें वायरल होती हैं और जब लोग जान जाते हैं कि आप जेन्युइन काम कर रहे हैं, जेन्युइन सेवा दे रहे हैं, तो बहुत से लोग आगे मदद के हाथ आगे आ जाते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं 1 लाख रुपए मैंने योगी गवर्नमेंट से निकलवाया था कि एक एप्लीकेशन डाल करके, तो 1 लाख रुपए मुझे वहाँ योगी जी से मिल गया था और 1.5 लाख रुपए लगभग मुझे किसी ने 10,000 की, किसी ने 5,000 की, छोटी मदद से वो 2,000 की, और विश्वास जानिए किसी ने 500 रुपए की भी मदद की। तो वो जा करके 1.5 लाख रुपए का अमाउंट हुआ और उनका ऑपरेशन हुआ। और ओटी से निकलने के बाद जो मेहरा जी ने सबसे पहली बात कही थी, आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे 2 बेटे हैं और मेरी वाइफ है और मैं ये जो अपने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। और दीपक जी जो हमारे मित्र हैं, जो 2-2.5 साल से नहीं वापस आ पा रहे हैं, कोरोना के बाद से उन्हें नहीं वापस आ पा रहे हैं, उन्होंने मेहरा जी ने उनको और मुझे ये जिम्मेदारी दी कि मेरा अंतिम संस्कार, मेरी क्रिमेशन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिलहाल मुझे एक कपड़े की शॉप खुलवाओ, मैं ठीक हो गया हूँ। तो वर्षा जी ने करवाया वो भी। हाँ, तो ये उनका जज्बा था, उनके अंदर भी ठीक होने की बात मैम उनके दिल की निकली है ना। तो ये दोनों चीजें ओटी से निकलते निकलते उन्होंने मुझसे कही। तो वो पहला केस मैम कौन सा था जो आपने पहला क्रिमेट कराया? वो तो 100% याद होगा। बिल्कुल मैं बताऊं आपको, पहला केस सिविल हॉस्पिटल के बाहर मैं जा रही थी किसी काम से, मुझे गोमती नगर आना था। ये किस सन की बात है मैम? मुझे लग रहा है 5 साल हो गई है, 5 साल हो गए। हाँ, मुझे क्योंकि ये सेवाएं देते 5 साल हो रहे हैं, तो 5 साल पुराना ये केस है। 5 साल पहले मैं सिविल अस्पताल से स्कूटर से थी और किसी काम से अपना गोमती नगर मुझे आना था, तो मैं पास हो रही थी और मैंने देखा कि एक ऐसा मालूम पड़ रहा था कि एक कपड़े की गठरी सड़क के बहुत किनारे भी नहीं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इधर साइड में पड़ी हुई है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस पर मैंने ये भी देखा कि कार में बैठे व्यक्ति को ये कदापि उस बात का अंदाजा नहीं होगा। हाँ, उसे जानबूझ के नहीं किया था, उसे बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये कोई महिला हो सकती है या ये कोई मनुष्य हो सकता है। क्योंकि मुझे भी, जब मैं 2 व्हीलर से थी तब भी मुझे लग रहा था कि वो कपड़े की गठरी की तरह कुछ पड़ा हुआ है। और जब उसकी कार आगे नहीं बढ़ी तब उसने पीछे हल्का सा जब किया, तब आई रियलाइज कि उसमें कुछ मुसाहट सी है, हरकत है। तो जब मैंने वहां पे जा करके देखा तो एक बहुत बुजुर्ग महिला थी और जब मैंने उनको हॉस्पिटलाइज किया, इमीडिएटली सिविल में ही थे, और तो चूंकि अंदर मैं उनको उठा के तो नहीं ले जा सकती थी, तो सिविल के अंदर तक जाने के लिए मैंने एक रिक्शा किया। जल्दी रिक्शे वाले भी इन चीज़ों के लिए, ऐसे पेशेंट्स के लिए मानते नहीं हैं, लेकिन वही बात है कि जब आप बहुत लगन से कोई चीज़ करना चाहते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। तो उसको हम ले करके गए हैं 3 दिन तक। तो मैं यही, क्योंकि नया मामला था मेरे लिए भी सब कुछ आपके लिए, तो पहला बिल्कुल केस था तो जब हम ले करके गए तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है अभी डॉक्टर साहब आएंगे, हाँ ठीक है अभी डॉक्टर साहब आएंगे, अभी वो भी ओटी में होंगे तो अभी मीटिंग में होंगे। मैं इंतजार ही करती रहेगी। फिर जब थक जाते थे तब हम वापस आ जाते थे, तो मुझे लगता था कि ठीक है अब डॉक्टर साहब देख लेंगे।
तीसरे दिन मेरा दिमाग घूमा और मैं वैसे बहुत चालबाजियां नहीं आती है मुझे, लेकिन यही है वक्त और सिचुएशन। हाँ, तो पहली बारी में नई चीजें समझने में दिक्कत होती है। हाँ, तो मैंने पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। मुझे ये पता चला कि वहाँ पे सारे लोग बलून लगा रहे थे सिविल हॉस्पिटल में। तो वैसे हालांकि ये सारी चीजें मुझे पब्लिक में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, तो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, तो मुझे लगा कि ये सब बलून लगाने में पड़े हुए हैं और ये दर्द से कराह रही हैं, इन पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो पता चला कि वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री आ रहे थे उस समय। अच्छा। अब मेरे पास बहुत तगड़ा मौका था। मैंने झूठ मूठ विश्वास नहीं, मैंने किसी को कॉल नहीं की थी, मुझे नहीं बताना चाहिए, फिर भी मैं बता रही हूँ। मैंने किसी को कॉल नहीं की क्योंकि मैं किसी को जानती ही नहीं थी, मैं कॉल किसको करती। हाँ, सही बात है। उस समय कहाँ जानते थे आप? मैं किसी को नहीं जानती थी, फिर भी मैंने कॉल किया। मैंने कहा हाँ ठीक है, 2-3 कैमरे भेजो और कैमरामैन भी भेजना और रिपोर्टर भी भेजो। और हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सब बलून लगा रहे हो, कुछ वो रहा नहीं है। हाँ। और मैं थोड़ा चिल्ला के बस लॉबी में बस आप फोन पे बात नहीं कर रहे थे, मगर आप ऐसे एक्टिंग कर रहे थे, नाटक कर रही थी। अच्छा, वो बात तुरंत इमीडिएटली, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री आ रहे थे, बड़ा बवाल नहीं कर दे कोई लेडी, तो वो इमीडिएटली ओटी तक बात पहुंचती है। जिनको एग्जैक्टली देखना था, मैं नाम उनका भी नहीं बिल्कुल मत लीजिए मैम। और उन्होंने तुरंत हमें ओटी से बाहर वाला जो कमरा होता है वहीं पे बुलवाया। और आप विश्वास जानिए, उन डॉक्टर साहब ने मेरी इतनी मदद की। उन्होंने इमीडिएटली उसका एक्सरे निकाला। और एक बहुत दुर्भाग्य की बात बताऊं, उस एक्सरे से डॉक्टर साहब ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसको कभी हम और आप सोच नहीं सकते। उनकी 27 जगह से हड्डी टूटी थी और कम से कम 2-3 साल पुरानी हड्डियां टूटी हुई थी। मुझे लगता है क्योंकि वो उनके शरीर में, और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अब वो चकनाचूर हो चुकी है। आप लाख कोशिश कर लेंगे, जिनका विटामिन डी कम हो जाता है, जिनको कोई पोषक तत्व नहीं मिले, क्योंकि वो सड़क पे ही पड़ी रह गई होंगी लंबे समय से, मुझे लगता है। और डेस्टिट्यूट थी, उनका कोई नहीं था, उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थी। तो ये बाहर से आई हुई होंगी, यहाँ पे सब भटक गई होंगी। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, हालांकि मैंने उस समय उस लैंग्वेज के व्यक्ति को भी खोज लिया था ताकि वो मुझे उनकी बात समझा सके, मेरी बात हाँ उन तक पहुँचा सके। लेकिन वो बहुत ज़्यादा समय नहीं जीवित रह पाई। लेकिन जिन डॉक्टर साहब ने मुझे बुलवाया, थोड़ा सा मुझे चालबाजी करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद में जो ट्रीटमेंट मिला बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था। डॉक्टर पर्सनली उसमें लगे हुए थे उस केस में, और मुझे हर बात की वो रिपोर्ट इनफैक्ट खुद ही करते थे कि आज ऐसी बात हुई है, आज ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ है और किन चीज़ों में नहीं होना है, कितने लंबे समय तक जी पाएंगी, या सारी रिपोर्ट हमें देते थे। और दुर्भाग्यवश मुझे लगता है कि 7.5 दिन तक वो जीवित रह पाई थी हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद में। और उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार का फिर कोशिश मैंने उसमें बहुत की, नहीं मिला। उसके बाद से फिर मुझे लगा कि नहीं, अब तो मुझे लास्ट राइट। उस पहले केस ने आपको झंझोड़ दिया था। बिल्कुल कोई चीजें आपको क्लिक कर जाती हैं, सही बात है। क्यों मैं बताऊं आपको, मैं अपने दादा दादी से बहुत क्लोज थी। ओके। दादा दादी की जो छोटी छोटी सेवाएं हम जो करते थे, दादा दादी, हमारा नया घर बना मेरे पिताजी का, तो हम लोग थोड़ी सी दूरी पे शिफ्ट कर गए थे। और जब मेरे पिताजी ने कहा दादा दादी से वहाँ उस घर में चलने के लिए, तो वो सिर्फ इस बात के लिए राजी हुए कि यहाँ का रेनोवेट करा दो पूरा, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि पापा का, मेरे दादाजी का बिजनेस, लगाव भी होता है, दोस्ती यारी। और चूंकि बाबा का, हमारे ना दादाजी का पूरा बिजनेस उसी ग्राउंड फ्लोर पे ही सेट था, तो कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस छोड़ के कैसे आता। और ऑब्वियस है कि बाबा नहीं आएंगे तो दादी भी नहीं आती। तो दादी बाबा से हमारा इतना अटैचमेंट था कि स्कूल जाते समय मैं उनसे मिलके ही जाती थी। मेरी शादी भी हो गई तो मुझे याद पड़ता है मैं मम्मी के घर बाद में जाती थी, सबसे पहले अपने दादा दादी से मिलती थी। तो एक बहुत जबरदस्त मेरा अटैचमेंट था आपका। मैं जो उनकी सेवाएं करती थी, उनके घर के जो कोने में जो जाले लगे होते थे वो साफ करना, मेरे बाबा धोती पहनते थे और वो वाली नेहरू वाली टोपी लगाते थे सफेद रंग वाली। अच्छा। उसकी इस्त्री करना, उनके वो कपड़े धो करके वो प्रेस करना और उनमें माड़ लगा करके वो बाबा को देना, पहनाना। तो वो जो मेरा वो जो पीरियड था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये हमारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। सही बात है। उसके बाद एक बड़ी सेवा हमारे लिए इंतजार कर, भगवान ने आपको उस काम के लिए आगे बढ़ा दिया। बिल्कुल हाँ। तो मुझे बहुत मजा आता था जब हम डेली जाते थे बाबा के पास में। और बाबा के जाने के पास में जो हमारे और भाई बहन अगर गए हुए हैं तो उनको लगता था कि
क्या खाएं, क्या पिए, क्या बात करें, और मुझे लगता था कि कहाँ पे किस कोने में जाले लटक रहे हैं, लाओ मैं वो साफ कर दूँ, बाबा का कुर्ता गंदा है तो लाओ मैं वो धुल दूँ, या बर्तन उनके खाए हुए पड़े हैं तो वो। अच्छा, बाबा का क्या रुझान होता था कि अपने हाथ की वर्षा को चाय पिला दूँ, तो अच्छा वो आपको चाय बना के पिलाते थे? एग्जैक्टली, ये हमारा रहता था। तो बाबा अपने हाथ की ही चाय हमें पिलाते थे, बेचारे बीमार होते थे तो भी उनको ये रहता था कि अदरक कूट काट के हाँ। अच्छे से चाय वो मुझे पिलाए, और उनके बाकी सारे काम छुप के हम कर देते थे। जब बाबा डांटते थे, एक उनके घर के 2 दरवाजे थे, इस दरवाजे से पहले हम उनसे मुलाकात कर लेते थे और बाबा से प्रॉमिस ले लेते थे कि हाँ बाबा हम कुछ नहीं करेंगे, बाबा आप ही करिएगा। दादी मेरी मोस्टली बीमार रहती थी तो बाबा के ऊपर बर्डन ज़्यादा था। इधर हम उनसे प्रॉमिस लेते थे, फिर जब उनको लगता था कि हम अपने घर गए, फिर मैं दूसरे रास्ते से जा करके उनके कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सारी चीजें मैं कर आती और ये उनको पता नहीं चलता था? नहीं पता चलता था। सालों उनको ये लगता था, सालों लिटरली बाबा को ये लगा दादी जी ने किया है? नहीं, दादी कम कर पाती थी। हाँ। उनकी 2 बहुएं रहती थी उस घर में। अच्छा, उन बहुओं ने किया है? उनको, हाँ, ऊपर वाले पोर्शन में। तो बाबा को ही सालों तक ये था कि शायद दोनों बहू में से कोई बहू कर जाती होगी। और बहुएं करती थी क्या? नहीं खैर वो ऐसा नहीं, ये आपका सीक्रेट है, आप मत बताओ। तो इस तरह से हमने जीवन जिया है। मेरा बचपन बहुत मोबाइल में या ऐसे नहीं। मैम उस टाइम तो होता भी कहाँ था? हाँ, मोबाइल होते भी नहीं थे उस ये समय। सब तो अभी जो मैंने बचपन जिया, मुझे लगता है कि मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने जीवन जिया। वो तो लैंडलाइन वाला जमाना हो गया ना। हाँ, लैंडलाइन कि चाय ले आओ, वर्षा जाओ। मैम कोविड का जो टाइम आया बीच में अभी, इसमें ऐसा कौन सा केस था जो आप हिले कि ये मतलब ये एक्सट्रीम लेवल का केस है? मेरे पास 10:45 पे एक कॉल आती है रात में, पीक पे उस समय चल रहा था कोरोना। हाँ। उस समय एडमिशन कराना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था, ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत बड़ा टास्क। बिल्कुल शुरुआत का ही मुझे लग रहा है कि एक ही 2 दिन हुए थे इन चीज़ों को, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है। कोरोना 2019 की बात हो गई? नहीं, फर्स्ट वेव में नहीं, जब मैं डेथ हो रही थी मैं उसका बता। अच्छा। फर्स्ट वेव में देखिए डेथ नहीं हुई थी। फर्स्ट वेव में तो लोगों ने अपने कुकिंग का अपना हुनर दिखाया, वो घर में बहुत बढ़िया पकवान खाए। वो देखिए वो समय दूसरा था, 19 वाला। जो भयावह स्थिति थी वो 20 वाली थी, सेकंड वेव। जो सेकंड वेव थी वो भयावह थी। उसमें लोगों को सोचने समझने का टाइम नहीं मिला। उसमें मुझे नहीं लगता कोई परिवार छूटा होगा ऐसा कोई परिवार नहीं छूटा जिसके घर में डेथ ना हुई हो। तो वो बिल्कुल शुरुआत के ही पहला या दूसरा ही दिन था। मेरे पास रात में 10:45 पे कॉल आई कि वर्षा बिटिया, तुम्हारी दोस्त मेहा का पापा बोल रहा हूँ, और मेहा की तबीयत बहुत खराब है, और वो हाईली डायबिटिक थी, और चूंकि कोरोना में लंग्स पे इफेक्ट आ रहे थे तो उसको सांस में भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी बहुत आ गई थी। तो मैंने कहा अंकल ठीक है, मैं वादा नहीं करती हूँ क्योंकि किसी का सोच काम नहीं आ रहा था, मुझे भी नहीं पता था। मेरा भी कोई सोर्स नहीं है, आज भी कोई सोर्स नहीं है। अगर मुझसे कोई कहे एडमिशन करा दो तो मैं कैसे करा दूँ, मेरा कोई सोर्स ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा अंकल ठीक है मैं बात करके देखती हूँ, लेकिन मैं वादा नहीं करती हूँ कि हम एडमिशन करा पाएंगे कि नहीं। और टच वुड एक लोगों से बात की तो उन्होंने डीएम से डायरेक्ट कहलवा करके उनका एडमिशन रातों रात करवाया। बहुत मशक्कत आई थी, लेकिन भगवान की दया से वो एडमिशन हो गया। 2 दिन तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। जो मेरी दोस्त थी, मेरी बचपन की दोस्त थी, और उसका 2 दिन तक ट्रीटमेंट चला है। तीसरे दिन फिर मेरे पास कॉल आती है, सवेरे 10 बजे होंगे शायद, या 9 बजे होंगे, कि बिटिया नेहा नहीं रही है। तो मैं जब उसके लिए पहुंचती हूँ तब मैंने देखा कि अस्पताल में लोगों को लग रहा था कि सिर्फ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम चल रही है, रेमडेसिविर की प्रॉब्लम चल रही है, या मैन पावर की चल रही है, या लैक ऑफ डॉक्टर्स की, जो क्योंकि डॉक्टर्स लगे हुए थे लगातार। तो ये 24 घंटे डॉक्टर्स लगे थे। लोगों को लग रहा था सिर्फ यही प्रॉब्लम्स है। उस समय मेरे सामने बिल्कुल नई प्रॉब्लम आई जिसको लोगों ने भी नहीं जान पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, और वो मेरे सामने प्रॉब्लम आई कि उसकी डेड बॉडी को क्रिमेशन कराने के लिए, क्रिमेशन सेंटर तक ले जाने के लिए, चूंकि कोरोना के टाइम पे ये प्रोटोकॉल हो गया था कि जिस अस्पताल में या नियरेस्ट जहाँ पे डेथ हुई है उसके नियरेस्ट क्रिमेशन सेंटर पे ही ले जाना है, आप कहीं दूर नहीं ले जा सकते हैं। तो वहीं पे आपको क्रिमेट कराना था। तो उनको ले जाना था हमें, राम मनोहर में वो एडमिट थी, और मुझे ले जाना था बैकुंठ धाम, नियरेस्ट था वो।
तो बैकुंठ धाम तक के लिए जब मैंने गाड़ियों से बात की तो किसी ने कहा 14,000, फिर एक ने कहा My God, 14,000 रुपए RML से? यस, मात्र मुझे लगता है 4 से 4.5 किलोमीटर की हाँ, दूरी है। hardly 4 और किलोमीटर किसी ने होगा। कहा 12,000। तब ये जब 3 लोगों से मेरी बात हुई तब मेरा मैं बहुत जबरदस्त वाला अपसेट थी कि ये क्या था। अब मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि 14-15 हज़ार, या नेहा के पापा के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो इतना पैसा लगा करके वो क्रेमेशन सेंटर तक ले जाते। वो चीज़ दिमाग में मेरे इतनी ज़बरदस्त बैठी थी। खैर किसी तरह से हम लोगों ने गाड़ी करा करके एक डाला हम लोगों ने कराया था, उस वो डाले से हम लोगों ने डेड बॉडी को क्रेमेशन सेंटर तक लेके गए। मैंने क्रेमेट किया अपनी दोस्त को अपने हाथों से। उसके बाद में लेकिन इन सब के बावजूद एक बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये प्रॉब्लम, इसका मतलब सबके साथ आ रही होगी जिन लोगों ने आपदा को अवसर में बदला है। हाँ मैम, बहुतों ने एडवांटेज और उठाया। मैंने उन लोगों में से उनका टेलीफोन, जिन्होंने हमसे ये अननेसेसरली इतनी बड़ी डिमांड की थी पैसे की, क्रेमेशन सेंटर डाले शव वाहन वाले की, मैंने उसके नाम और फ़ोन नंबर से ही ट्वीट कर दिया था। ट्वीट करने के बाद में वहाँ पे भी बवाल हुआ क्योंकि लोगों ने फिर इस चीज़ को बहुत अपोज किया कि इतना, हालांकि बहुत फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अब अपना ट्रैक चेंज कर लिया था। जब हम पूरे समाज को सुधार नहीं सकते हैं तो आपके पास ये एक ऑप्शन होता है कि आप क्या कर सकते हैं। Exactly. तो मेरे दिमाग में ये था कि जब हम नहीं समाज सुधार सकते उनको, तो चलो हम खुद कुछ कैसा करते हैं कि जिससे कि हमारा थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। Exactly. उन परिवारों में जिनके पास पैसे नहीं है क्रेमेशन सेंटर तक डेड बॉडीज को ले जाने के लिए। तब रियलाइज कि क्या किया जाए। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया और रात होते होते मैंने उसको क्या किया, एक सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया कि मुझे एक वैन चाहिए और एक ड्राइवर चाहिए। मेरे पास विश्वास जानिए सैकड़ों कॉल आए, हजारों कॉल आए लोगों के कि हाँ मैं वैन देने के लिए तैयार हूँ और मैं ड्राइवर। आप अच्छा काम कर रहे थे ना। और जैसे ही लोगों को ये पता चल रहा था कि कोरोना की डेड बॉडीज उसमें रखी जाएंगी और ड्राइवर को कोरोना बॉडी वाले उसको चलाना है, क्रेमेशन सेंटर ले जाना है, सारी कॉलें खा रही। 100 की 100 कॉलें बेकार हो गई। सबने सरेंडर कर दिया। रात तक मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई इन चीज़ों को लेकर के। फिर मैंने कहा कि जब प्रभु ने मुझे मेरी गाड़ी दी है, इतने सक्षम तो हम खुद हैं कि मेरे पास मेरी गाड़ी है और प्रभु की कृपा से सारी गाड़ियां मैं ड्राइव कर सकती हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम क्या है? मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, कोई गाड़ी दे या ना दे, कोई ड्राइवर आए या ना आए, मेरी गाड़ी थी, मैं थी। लेकिन इस बात को सवेरे एक 8 बजे कॉल आती है। एक ड्राइवर ने कहा मुझसे कि मैम मेरी 3 बिटियां हैं और मुझे उन तीनों का पालन पोषण करना है, उनके लिए कमाना है, तो मैं अब इस समय कोरोना का मुंह नहीं देख सकता हूँ, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और प्रभु की कृपा से सवेरे ही एक गाड़ी किसी ने हमको कहा कि मैं अरेंज करवा देता हूँ। तो उनके साथ भी पैसे की प्रॉब्लम थी, उनका अपना स्कूल था, लंबे समय से गाड़ियाँ बंद चल रही थी, उनकी गाड़ियाँ भी खराब हो जाती। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको गाड़ी दे तो 10,000 रुपये आपको महीना देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा। हाँ। तो मैंने 10,000 रुपये, पहली गाड़ी जो मेरी थी वो 10,000 रुपये महीना वाली मैंने स्टार्ट की थी क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि कितने दिन तक ये सेवाएं लगेंगी, मुझे भी नहीं पता था। कोरोना कोई जिंदगी भर तो रहना नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, आप 1 महीने के लिए मुझे वो गाड़ी दे दीजिए। अब 1 महीने की गाड़ी के लिए फिर वो तुरंत आया क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। मैंने मेरे घर में जो एक ब्लैक कलर का पेंट था, मैंने उसी से उस गाड़ी पे लिख दिया एक कोशिश ऐसी भी, निःशुल्क शव वाहन, और अपना नंबर वायरल कर दिया था। बिल्कुल छोटा सा मैसेज गाड़ी पे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि गाड़ी खड़ी क्यों है। और एक प्लाकार्ड लेकर के मैं राम मनोहर RML में आप बैठे हुए थे। मैं वहां पे खड़ी थी। आप विश्वास जानिए लोगों को समझने में कि ये लड़की प्लाकार्ड लेकर के खड़ी है, क्यों खड़ी है, चाह क्या रही है, बहुत लंबा समय लगा। फिर मेरे पास एक पहला पेशेंट आया, तीमारदार आए। इनफैक्ट पेशेंट क्यों कहेंगे, पेशेंट उनका एक्सपायर कर गया था। तीमारदार हमारे पास आए, उन्होंने कहा, एक लड़का था 24-25 साल का, उसने कहा कि आप सही में निःशुल्क देंगी, आप ऐसा तो नहीं क्रेमेशन सेंटर ले जा करके फिर वहाँ पैसे मांगे, अननेसेसरली कोई डिमांड करे, देखिए मेरे पास पैसा नहीं, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। हमने कहा हम भी यहीं खड़े हैं, हमारा ड्राइवर भी यहीं, हमारी गाड़ी भी यहीं है, आपको कोई बहुत सोचने की जरूरत नहीं, आप आइए, जब आपका केस हो जाए तब आप रियलाइज कर लीजिएगा कि हाँ मैंने आपसे सही में वाकई में नहीं माना।
उस दिन मुझे पहले दिन 5 केसेस मिले। उन 5 केसेस में मुझे समझना था कि मुझे एग्जैक्टली, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनली तो कोई हैंडल नहीं कर रही थी, मैंने कोई पहले नहीं किया था ये से काम, तो मुझे सीखने में लगा पहला दिन। उन 5 केसेस में मैंने कई सारी चीज़ें सीखी कि आपका पेपर वर्क होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। कुछ बातें इन बीचों ऐसी भी हुई जिसमें पुलिस की पूछताछ हुई या मीडिया की पूछताछ हुई, तो मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि हमें पेपर वर्क भी अपना मजबूत रखना है, प्लस हमें बॉडी को कैरी करते समय बहुत सारी चीज़ें अन्य ध्यान देनी है, और ये सारी अन्य चीज़ें क्या क्या ध्यान में देनी है या क्यों देनी है, ये सब भगवान ने चाहा तो भविष्य में हमारी जो किताब आएगी उसमें ये सारी डिटेल्स होंगी। क्योंकि मुझे लगता है जब आप कोई चीज़ करने लगते हैं तब आप सीखते हैं। एग्जैक्टली, तो उससे पहले हमें कैसे पता चलेगा? उससे पहले आपको ना प्लस पता होते हैं ना माइनस, नहीं कुछ नहीं पता हमें। तो पहले दिन वो 5 केसेस थे, फिर नेक्स्ट डे से लोगों को पता चल गया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ियाँ हैं, तो जिनके अपने शव वाहन चल रहे थे उनके लिए मैं बहुत बड़ी दुश्मन। हाँ, सही बात, एग्जैक्टली। उस समय मेरा एक बहुत तगड़ा एक्सीडेंट भी करवाया गया, और मैं एक्सीडेंट होने में मतलब मेरी गाड़ी को वही है कि जब एक नेक कार्य कर रहे थे, मेरी गाड़ी में जरूर 1.5 लाख रुपया लग गया, पूरी गाड़ी डैमेज हो गई थी, पूरी पलट गई थी, लेकिन मैं पूरी तरह से वो जानबूझ के कराया गया, जानबूझ के, क्योंकि उनके पेट पे भाई देखिए, हाँ, वो जिस चीज के 50,000 मांग रहे हैं, मैंने एक बार एक तो उनका नंबर वायरल कर दिया था, इस बात की खुंदस थी। दूसरा उनके पेट पे लात पड़ रही थी कि जब हम इतनी सारी, हमारी 5 गाड़ियां उस समय लग गई थी, तो 5 गाड़ियां अगर लग रही है, 5 गाड़ियां इंटू 10 केसेस भी मान ली, क्योंकि उस समय बाहर तो जाती नहीं, 50,000 जा रहे हैं तो आप ये समझिए 10-10 केस भी पर गाड़ी अगर मैंने अलग अलग अस्पतालों से अलग अलग एरिया से मैंने कवर किया, तो हमारा पर डे कितने, तो पर डे अगर हमने 50 से 60 केसेस किए, तो आप ये समझिए कि उनका कितना लॉस, बहुत भारी नुकसान। ये एक आप मतलब कैलकुलेशन था, ये हर व्यक्ति नहीं समझेगा इन चीजों को कैलकुलेशन में, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं, उसे जरूरत ही नहीं है जाने की, तो एक वो भी रीजन था एक्सीडेंट कराने का। फिर तीसरे दिन दूसरी गाड़ी थी, 5वें दिन 3 गाड़ियां, फिर मुझे लगता है कि एक हफ्ते में या 8-9 दिन के अंदर 5 गाड़ियां लग गई थी, क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ गई थी। 5 गाड़ियां थी हमारे पास, और वो उसमें भी मुझे दिमाग लगाना था, 5 गाड़ी हम एक अस्पताल में नहीं दे सकते थे, तो एक राम मनोहर लोहिया में, एक मॉर्चरी में मैंने लगा रखी थी, एक मेडिकल कॉलेज में, एक DRDO पे लगाई थी, एक गाड़ी पर्टिकुलर लगाई थी मैंने सिर्फ जो एम्बुलेंस का काम कर रही थी। मेरे पास ऐसे सैकड़ों कॉल आ रहे थे जो एम्बुलेंस की जरूरत थी, जिन्हें शव वाहन की जरूरत हाँ, जो हॉस्पिटलाइज कराना था, घरों से पेशेंट को उठाना या पेशेंट को घर से पहुंचाने वाला, तो एक यहाँ पे लगाई गाड़ी, और एक गाड़ी हमें ऐसी जरूरत थी जो इंडिविजुअल हाउसेस के लिए लगाई थी। मेरे पास सैकड़ों कॉल फॉरेन कंट्री से आ रहे थे, तो उसकी वजह से ये हुआ कि पॉजिटिव उसका साइड ये रहा कि जो विदेश में बच्चे बैठे हुए थे उनके भी पेरेंट्स यहाँ पे सही बात है एक्सपायर कर गए, और उनको 2-3 दिन तक छूने नहीं आ रहा था कोई, तो ऐसे लोगों के लिए लोगों ने अप्रोच किया हमें, और ऐसे परिवारों तक हम पहुंच पाए। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जो एक लास्ट राइड बच्चों का होता है, अगर किसी विश्वास के साथ उन विदेश में बच्चे बैठे हुए उन्होंने आपको दिया, मुझे दिया वो लास्ट राइड, और इतने लोगों का मैं कंधा बन पाई, इतने लोगों को मैं उनके लास्ट राइड एक सम्मान के साथ मैं दे पाई, उसके लिए मैं प्रभु की सीधी मतलब उनको थैंक यू, कोई थैंक यू कैसे कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं जीवन भर ऋणी रहूंगी उनकी, कि जब जिस समय कोई नहीं था उस समय आप तो खड़े थे। हाँ, गॉड ने मुझे एक ऐसी बुद्धि दी कि एक ऐसी सोच डेवलप की कि वरना कोरोना के टाइम तो डर तो सभी को लग रहा था। सही बात है मैम, हर बंदा कांपा हुआ था। हाँ, लेकिन विश्वास जानिए, मुझसे सैकड़ों लोगों ने ये सवाल किया है कि आपको डर नहीं लगता था उन चीज़ों से, तो 2 चीज़ें मैं उनसे हमेशा ये कहती थी कि आप विश्वास जानिए, जैसे आपको पूजा करने में डर नहीं लगता है, मुझे ये मेरे लिए ये पूजा है। मुझे पूजा करने में जब आपको डर नहीं लगता, तो ये मुझे पूजा करने में क्यों डर लगेगा। और विश्वास जानिए, इन्हीं सेवाओं से मैं अपने पूरे परिवार को बचा लाऊंगी, किसी को कोरोना नहीं होगा, और वैसे ही कुछ नहीं हुआ किसी को, पूरा परिवार सेफ है और किसी को कोरोना नहीं हुआ। अच्छा मैम, एक चीज बताइए, अगर वर्षा जी ये नहीं कर रही होती तो क्या कर रही होती? कौन सी वर्षा जी को आज हम लोग देख रहे होते? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे जीवन में बहुत सारे पड़ाव आए, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैंने एक बिग बजट मूवी कर रखी है, अच्छा। मैंने 9 डॉक्यूमेंट्री फिल्म कर रखी है, तो इसमें भी मेरा बड़ा रुझान था। मैंने मैगजीन्स के लिए शूट कर रखा है, उस मैगजीन्स के लिए प्रोडक्ट मॉडलिंग कर रखी है,
तो मैंने किताबें लिखी हैं, 3 किताबें मेरी मार्केट में हैं, और कविताओं की किताब है, और कॉफी टेबल बुक है जो मैंने खुद 2 डिजाइन जबरदस्त वर्सेटाइल वर्षा। तो और नेशनल जूडो प्लेयर वाला मैंने आपको बताया ही। हाँ, जूडो तो आप पक्का कर रहे होते। हाँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही होती। हाँ। लेकिन एक बात तय है कि मुझे समाज के लिए ही कुछ करना था। मैंने जॉब छोड़ी, मुझे सैलरी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मैंने सब छोड़ा छाड़ा। सेटिस्फेक्शन मुझे इन्हीं चीजों में मिल रहा है, सेवा में। तो मुझे करना घूम फिर के यही था। तो मुझे आप यहीं पाते इस रूप में या उस रूप में नहीं, सिर्फ इसी रूप में पाते। तो मैम जो अभी ये जैसे चल रहा है कि कोविड की ये जो लहर नई ऐसा मीडिया में चल रहा है, बहुत सी अफवाहें हैं जो भी है, इसमें क्या मैम संदेश देना चाहोगे आप लखनऊ वालों को कि सतर्कता? हाँ, बस सिर्फ सतर्क रहिए। हाँ। और अपने खान पान पर खास ख्याल रखिए, क्योंकि सिर्फ एकमात्र आपका खान पान ही है जो आपको बचा सकता है अस्पताल से। और इम्यूनिटी अगर आपने ठीक ठाक नहीं खाया तो इम्यूनिटी गड़बड़ होगी, तो आपको अस्पताल का मुंह देखना पड़ेगा। तो कोरोना से अगर बचना है, चौथी लेयर हो, मुझे लगता है कि 5वीं हो या कोई भी हो, आपको बचाव से कितना करना है कि खाते पीते रहिए, और तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के फ्रूट्स, गूदेदार फल खाइए, ताकि ये फाइबर भी पहुंचे आपको, सारे पौष्टिक चीजें मिलती रहें, जिससे आपकी इम्यूनिटी तगड़ी रहे और आपको अस्पताल तक नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल तक नहीं जाएंगे तो आप अपने आप से हो जाएंगे। मैम, समय देने के लिए बहुत 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 आपका धन्यवाद। आप इसी तरह हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। नव वर्ष 2023 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैम, आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे परिवार को। बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मैम। तो दोस्तों, वक्त हो चला है घर वापसी का, और जल्द ही नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ रूबरू होंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये मोटिवेशनल स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।